डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनवीएस पीजीटी फिजिक्स 2022 और ये वीडियो का थर्ड पार्ट होगा। और इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 41 से क्वेश्चन नंबर 60 तक। क्वेश्चन नंबर 41 है, द साउंड वेव प्रोड्यूसेस इन गैस आर ऑलवेज। आपको पता होगा साउंड वेव हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 लॉन्गिट्यूडनल। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड 2 सेकेंड। देखो पहले मैं आपको जनरल इक्वेशन बताता हूँ वेव की। वो होती है ए साइन ओमेगा टी, और आपको पता है ओमेगा इक्वल टू हम 2 पाई अपॉन टी भी लिख सकते हैं। तो अगर टाइम पीरियड के टर्म में देखें तो इसको आप लिख सकते हैं ए साइन 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी इंटू में टाइम टी। अब ये ए क्या होता है? देखो साइन या कोस के आगे जो भी आए वो होता है एम्पलीट्यूड। ये वाई क्या है? वाई है डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, और कैपिटल टी है यहाँ पर टाइम पीरियड। अब जो वैल्यू गिवन है ना उसको बस यहाँ पुट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। y इक्वल टू एम्पलीट्यूड कितना है 5 साइन 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड कितना है 2 और इंटू में क्या टाइम। अब आप ये देखिए ये इक्वेशन किस में आ रही है, तो यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर साइन 2 पाई अपॉन टी और अपॉन 2, यहाँ पर ओमेगा तो नहीं आएगा, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 43, हमारे पास दो चार्ज है ए और बी और जो कि इन लोकेशन पर प्लेस्ड है। पहले एक्स एक्सिस बना लेते हैं और वाई एक्सिस। लेट ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ओरिजिन पर ये 0 0 मतलब ओरिजिन, तो यहाँ पर ओरिजिन पर एक चार्ज रखा हुआ है जो कि 1 माइक्रो कूलम्ब का है, और एक -4,3 -4,3 मतलब वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एक चार्ज मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है और इसकी वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रो कूलम्ब। देखा जाए तो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, और आपको पता होगा पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन। हमें ये बताना है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, यानी कि जो बी चार्ज है वो ए पर कितनी फोर्स लगा रहा है। तो ए बी पर कितनी फोर्स लगा रहा होगा वो हम बाद में बताएंगे। पहले ये देखते हैं कि ए बी पर फोर्स किस तरफ लगा रहा होगा। तो देखो ये इसको रिपेल करेगा, यानी कि जो फोर्स लगेगी वो अवे फ्रॉम दी चार्ज लगेगी और वो ऊपर की तरफ होगी। तो ये होगी नेट फोर्स की डायरेक्शन बी पर। नेट फोर्स की डायरेक्शन बी पर किसकी वजह से? ए की वजह से। अब क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर आप देखो ना, सारा खेल माइनस और प्लस का है। आप देखो सब में माइनस प्लस अलग अलग है, तो आप बस ये देख लो कि जो फोर्स लग रही है उसके दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वाई डायरेक्शन में जिसको मैं एफ वाई लिख सकता हूँ, और एक एक्स डायरेक्शन में जो कि एफ एक्स हो जाएगा। लेकिन आप ये देखो कि ये जो वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रही है प्लस जे डायरेक्शन में, और जो एफ एक्स फोर्स लग रही है वो माइनस आई कैप डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो फोर्स होगी नेट फोर्स वो इस तरह से होगी एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो बस आप यही देखो कि माइनस और प्लस किस में आ रहा है, तो आप देखो फर्स्ट ऑप्शन माइनस आई कैप प्लस जे कैप, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है, यहाँ पर इसमें भी माइनस प्लस आ रहा है, तो इन दोनों में एक्चुअली हमें चेक करना चाहिए। अभी इन दोनों में चेक हम करेंगे मैग्नीट्यूड से। तो देखो एफ नेट फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा? के Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? देखो ये है एक्स एक्सिस में, ये कोऑर्डिनेट है आपका -4 और ये है +3। तो अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो ये 4 और ये 3 हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस आएगा एक नेट कितना आएगा? 5। तो आर की वैल्यू तो हमारी 5 हो जाएगी। के की वैल्यू कितनी होगी? 9 × 10⁻9। Q1 Q2 तो देखो 1 × 3 यानी 3 आएगा, और दोनों माइक्रो में है तो इसकी पावर -6 आएगा, इसकी पावर -6 आएगा, तो दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो नेट पावर आएगा -12 अपॉन में सेपरेशन कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻2 आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर। देखो जो एफ नेट आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर करें तो 9 × 3 27 डिवाइड में 5 5 जा 25, और पावर कितनी होगी? तो यहाँ पर 9 -12, और देखो ये -4 और नीचे ऊपर जाकर के +4 हो जाएगा, तो 27/5 27/25 इंटू 9 और 4 13, तो 13 में से एक जाएगा 12, यानी कि 10 बचेगा यहाँ पर। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वी विल गेट 10.8 न्यूटन, यानी कि जो नेट फोर्स आ रही है वो 10.8 न्यूटन आएगी।
देखो अब हम निकालेंगे यहाँ पर एक्स कंपोनेंट फोर्स का। तो मैं मान लेता हूँ, अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है, एक्चुअली आप इस ट्रायंगल को देखो, यहाँ पर ये अगर 4 है यहाँ पर, और ये 5 और ये 3, तो एक्चुअली ये एंगल होता है 37 डिग्री का। 3, 4, 5 में ये एंगल 37 डिग्री का होगा। अगर मैं यहाँ पर एक्स कंपोनेंट देखूँ तो एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होगा, फोर्स, नेट फोर्स इंटू में कोस थीटा के, क्योंकि ये एंगल मैंने यहाँ से जूम किया है। तो एफ कोस थीटा मैग्नीट्यूड में निकाल रहा हूँ, एफ की वैल्यू कितनी है 10.8। अब आप इस ट्रायंगल में अगर देखें तो कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपो। बेस का मैग्नीट्यूड कितना है 4, साइन अभी नहीं लेंगे हम, और हाइपोटेनस कितना 5। मैंने साइन इसलिए नहीं लिया क्योंकि साइन ऑलरेडी हमें पता है कितना होगा, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। अब 10.8 इंटू में 4 अपॉन में 5, जब आप इसको सोल्व करोगे सो यू विल गेट 8.64, 8.64। यानी कि बस आप आई कंपोनेंट निकालो, आई कंपोनेंट हमारा कितना आ गया 8.64। तो 8.64 आई कंपोनेंट किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आप वाई कंपोनेंट भी निकाल सकते हो, उसमें आपको साइन करना पड़ेगा, मतलब ये साइन थीटा लेना पड़ेगा, तो वो 6.84 आएगा। मतलब आपको, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं तो आपको करना कम है, सोचना ज़्यादा है, तो इसी सोच के हिसाब से हमने आंसर सेलेक्ट किया है फर्स्ट ऑप्शन। पहले तो हमने डायरेक्शन के बारे में सोचा और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक्स कंपोनेंट कितना होगा। अगर एक्स कंपोनेंट 8.64 है तो जाहिर सी बात है दूसरा 6.48 होगा। क्वेश्चन नंबर 44, हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डायपोल जिस पर चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, और उनके बीच की सेपरेशन है 2 है। देखो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर आप किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो आती है 2 kp अपॉन में आर क्यूब। अब के क्या होता है, के होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, आर की क्यूब यहाँ पर आता है। और अगर आप एक्सेल पॉइंट पर देखें, एक्सेल मतलब, एक मिनट सॉरी, ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर है। देखो एक्सेल पॉइंट, एक्चुअली एक्सेल पॉइंट यहाँ पर होता है और ये होता है इक्वेटोरियल पॉइंट जो कि परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के। तो एक्सेल पॉइंट पर आती है 2 kp अपॉन आर क्यूब और इक्वेटोरियल पॉइंट पर आता है kp अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ पर पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आर पर डिपेंड करेगा, तो कैसे करेगा, आर की क्यूब पर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। लेकिन बहुत से पेपर में मैंने ये भी देखा है कि ये पूछ लेता है कि ई एक्सेल और ई इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ई एक्सेल जो होगी वो 2 टाइम्स होगी ई इक्वेटोरियल के। ठीक है, एग्जैक्टली अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर माइनस साइन भी आता है, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेल पॉइंट पर जितनी भी होगी वो डबल होगी इक्वेटोरियल के इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्वेश्चन नंबर 45, 3 चार्ज हैं जो कि ए बी सी गिवन है और उनकी लोकेशन गिवन है। तो पहले एक्स एक्सिस बना लेते हैं और वाई एक्सिस, लेट ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब चार्ज कहाँ कहाँ रखे हैं, तो एक तो रखा है ओरिजिन पे, बी ए चार्ज ओरिजिन पर है, फिर बी चार्ज रखा हुआ है 0, 3, 0 पर, यानी कि बी चार्ज यहाँ पर रखा होगा बी, और सी चार्ज कहाँ रखा हुआ है 0, एक मिनट, बी चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक्चुअली बी को हम यहाँ पर लेंगे 3। देखो बी चार्ज की लोकेशन होगी 030 और सी चार्ज की लोकेशन होगी 060, यानी कि बी के ऊपर ही सी चार्ज कहीं रखा हुआ होगा, उससे उतनी दूरी आ गई, यानी कि सी चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। एक्चुअली ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो वाई की और वाई की पोजीशन दे रखी है। तो इस तरह से 3 चार्ज रखे हुए हैं। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा किसी स्फीयर से जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करूँ, उसका जो रेडियस होना चाहिए 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लिया है 3, तो 3 मतलब थोड़ा यहाँ पर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2। तो इसको पॉइंट मानते हुए आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो मान लो ये हो गया सर्कल। अब फ्लक्स निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू गोज लॉ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इंक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है वो इस स्फीयर के थ्रू निकालना है। तो हम ये देखेंगे कि इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है। बाहर वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, गोज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज इंक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। अब देखो इस सरफेस के अंदर वाला सिर्फ चार्ज लेंगे, इस सरफेस के अंदर चार्ज कौन सा है, ए,
और ए की वैल्यू कितनी है 9 माइक्रो कूलम। 9 को आप लिखिए, माइक्रो को आप लिखिए 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी है 9 इंटू 10 टू द पावर -12। 9 से 9 कैंसिल होगा तो 10 की पावर 12 -6 यानी कि 10 टू द पावर 6। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 1 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट मीटर। तो डायरेक्टली ये गोज लो पर बेस्ड था क्वेश्चन, चैप्टर 1 क्लास 12th। क्वेश्चन नंबर 46, 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 1 मिली कूलम, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज। देखो एनर्जी स्टोर के 3 फॉर्मूले होते हैं कैपेसिटेंस के लिए, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में सी और हाफ क्यू इंटू में बी। तो फिलहाल हमें कैपेसिटेंस और चार्ज दिया हुआ है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा जिसमें क्यू और सी आर हो। तो इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में सी 1/2। क्यू की वैल्यू कितनी है 1 मिली कूलम। 1 मिली कूलम को मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -3 और उसका मुझे करना पड़ेगा स्क्वायर, मिली को कूलम में चेंज करने के लिए। यहाँ पर कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैराड है, तो माइक्रो को फैराड में करने के लिए 10 टू द पावर -6। तो इसी को बस हमें सोल्व करने तो हो जाएगा 0.5 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2 और 10 की पावर -6। इसको तो इससे हटाओ, ये आ गया 0.5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 अपॉन में 10 टू द पावर 3 या फिर 5 इंटू में 10 टू द पावर -3 जूल, और इसको आप लिख सकते हैं 5 मिली जूल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 47, हमारे पास 3 चार्ज है -1 माइक्रो, 6 माइक्रो एंड 5 माइक्रो कूलम के, वो इस तरह से रखे हुए हैं। आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए हमें, कितना होता है के इंटू में प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे सिस्टम की। अब उसके लिए हमें सेपरेशन पता होना चाहिए सभी के बीच में। अब ए से बी का सेपरेशन यहाँ पर दिया हुआ है टोटल 3 and 3, यानी कि ए से बी की सेपरेशन हो जाएगा 3 + 3 मतलब 6 सेंटीमीटर। ए से सी का सेपरेशन किसके बराबर होगा, देखो आप इसको इससे मिलाओ तो एक 90 डिग्री हो गया और ये बन गया आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक साइड 3 और दूसरी 4 तो तीसरी आती है 5, हाइपोटेन्यूस मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप ये निकाल सकते हो। तो ए सी की वैल्यू 5 होगी और यही वैल्यू बी सी की भी होगी, तो बी सी भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन क्योंकि हमें ऐसा यूनिट में सारा काम करना है तो इसको 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसको भी 5 इंटू 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब जो माइक्रो कॉलम है उसको भी हम कॉलम में चेंज करेंगे 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी टोटल सिस्टम की वो होगी के, पहले बता देता हूँ किस किस की होगी। जैसे यहाँ पर 3 चार्ज है तो एक तो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा, एक ए और सी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा और एक बी और सी के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो इन तीनों की नेट पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखो के, यहाँ पर फॉर्मूला ये अप्लाई कर रहे हैं तो के ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा चार्ज का वो कितना होगा ए और बी, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है तो हम लिखेंगे -1 इंटू 10 टू द पावर -6, माइक्रो को कोलम में चेंज करना है और फिर यहाँ पर 6 है तो 6 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड में आएगा इसका बीच का सेपरेशन ए और बी, वो है 6 इंटू 10 टू द पावर -2। अब ए सी, तो ए और सी के बीच में चार्ज देखो ये 1 है और ये 5 है तो -5 आएगा यहाँ पर, तो -के 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू में 5 इंटू 10 टू द पावर -6 और डिवाइड में ए सी का सेपरेशन है 5 इंटू 10 टू द पावर -2। ये माइनस क्यों है, तो क्योंकि ये वाला चार्ज नेगेटिव है। अब आगे आते हैं, ये दोनों चार्ज तो पॉजिटिव है तो प्लस 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 ही रहता है। के की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे के, और प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 इंटू 10 टू द पावर -6 और मल्टीप्लाई में 5 इंटू 10 टू द पावर -6 और डिवाइड में आएगा इनके बीच का सेपरेशन जो कि है 5 इंटू 10 टू द पावर -2। अब जो सब में कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। तो के सब में आ रहा है देखो 10 की पावर -6 10 की पावर -6, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर -12 आएगा, तो मैं उसको भी कॉमन ले रहा हूँ, वो सभी में है। और नीचे 10 टू द पावर -2 सब में कॉमन है। अब यहाँ से क्या बचेगा, तो देखो ये 6 तो ये 6 को कैंसिल करेगा तो -1,
ऐसे 5 से 5 कैंसिल होगा तो -1, और यहाँ पर देखो 5 से 5 कैंसिल करवा दो तो यहाँ पर कितना बचेगा प्लस के 6। अब वैल्यू पुट करते हैं के की, तो क्या है 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई में ये देखो पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर कितना बचेगा 2 ऊपर जाएगा -12 + 2 यानी कि -10 -10, और ये देखो -2 + 6 यानी कि 4। अब 9 × 4 कितना होता है 36, और 10 की पावर कितना बचेगा -1 यानी कि ये आ जाएगा 3.6 जूल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 48, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो हमारे पास कोई मान लीजिए पहले कैपेसिटर था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसका एरिया आपको गिवन है प्लेट का और उनके बीच का सेपरेशन गिवन है डी। तो उनका जो इनिशियल कैपेसिटेंस रहा होगा वो रहा होगा ε0A/d। अब इसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर रहे हैं कुछ इस तरह से जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हो, यानी कि यहाँ पर के, यहाँ पर जो मीडियम डाला है, यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक डाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2K, और यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3K। अब इन सबको इस तरह से डाला गया है कि जो एरिया था प्लेट का वो A/3 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 हो चुका है। हमें निकालना है C/C0, यानी कि मान लेते हैं कि इस पूरे का एक नेट कैपेसिटेंस होगा C, और जो पहले कैपेसिटेंस था C0 जो कि ε0A/d था, तो हमें C/C0 फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है C/C0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें पता है C0 ε0A/d है। अब तो हमारा यहाँ पर कंसेप्ट ये होगा कि जैसे 3 कैपेसिटर है तो हमें सोचना पड़ेगा सीरीज में पैरेलल में, और देखो फॉर्मूला क्या होता है ε0A/d, लेकिन जब आप किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर देते हो तो जो नया कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स हो जाता है जितना पहले रहा होगा ε0A/d। यानी कि जब पैरेलल प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने इंसर्ट किया तो जो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा K ε0A/d। अब यहाँ पर हमारे पास आप देखो तो 3 कैपेसिटर है, ये पहला हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इन तीनों का नेट निकालना है तो आप ये सोचो कि पैरेलल में है या सीरीज में है। तो देखो जैसे ये पहला हो गया और ये दूसरा और ये तीसरा, तो ये तीनों कैपेसिटेंस एक ही प्लेट से कनेक्टेड है। ऐसे यहाँ पर इनका जो दूसरा एंड है वो तीनों ही एक प्लेट से कनेक्टेड है सारे। अब ये कब होता है, ये होता है पैरेलल में, यानी कि ये तीनों जो कॉम्बिनेशन होंगे ये सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होंगे पैरेलल में। एक्चुअली पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे आप 2 कैपेसिटेंस ले रहे हो तो उन दोनों का जो सेम प्लेट है वो सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड होती है, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता। सीरीज में ऐसा होता है कि एक प्लेट, ये मान लो फर्स्ट कैपेसिटर है, ये उसकी दूसरी प्लेट है, ये सेकंड के दूसरा कैपेसिटर है, ये ए और बी मान लेते हैं, ये इसकी पहली प्लेट, ये इसकी दूसरी प्लेट। तो सीरीज में जो कैपेसिटर ए है उसकी दूसरी प्लेट फर्स्ट वाली प्लेट से कनेक्टेड होगी, जबकि अगर मैं यहाँ पर 2 कैपेसिटर ले रहा हूँ ए और बी, और इसकी प्लेट 1 है, इसकी 2, ये इसकी 1 और इसकी 2, तो आप देखो ए और बी जो कनेक्टेड है उनकी 1 और 1 प्लेट एक साथ है, 2 और 2 प्लेट एक साथ है। ऐसे ही यहाँ पर ये 3 कैपेसिटर है तो इनकी इधर वाली जो प्लेट है वो सब एक ही वायर से कनेक्टेड है, और जो इसकी राइट हैंड साइड वाली प्लेट है वो सब एक ही पोटेंशियल से या एक ही तार से कनेक्टेड है। इसीलिए हमने तीनों को पैरेलल में कंसिडर कर रहे हैं। अब तो नेट इक्विवेलेंट कितना होगा, जिसको मैं C बोलूँगा, वो होगा C1 + C2 + C3। अब C1 कितना होगा, तो देखो मेरा फॉर्मूला क्या बताया K ε0A/d, तो C1 का कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K ε0। एरिया कितना है प्लेट का, तो प्लेट का एरिया A/3, तो यहाँ पर मैं लूँगा A/3 इंटू में सेपरेशन में कोई चेंज नहीं है, सेपरेशन अभी भी D ही है, प्लस C2 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2K, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो अब हम लिखेंगे 2K ε0A/3 क्योंकि एरिया A/3 है, डिवाइड में D, प्लस फिर से देखो K मतलब यहाँ पर कितना लेंगे हम 3K, थर्ड कैपेसिटेंस के लिए 3K ε0, एरिया A/3 है, और डिवाइड कर दीजिए इसको D से। अब इनमें सबसे पहले आप ये देखो कि कॉमन क्या क्या दिख रहा है, जो कॉमन है उसको तो बाहर निकालो। जैसे K कॉमन है, ε0A/d, ये सब तो सभी में आ ही रहा है, तो ये यहाँ से बचेगा 1/3, यहाँ से 2/3,
और ये 3/3 है, जिसको चलो 1 लिख लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। वैसे 3 लिख लेते तो ज़्यादा आसान रहेगा। 3/3 3/3 में क्यों नहीं काट रहा हूँ, क्योंकि देखो बेस सेम हो गया तो ऊपर को आप डायरेक्टली ऐड कर लो। तो C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। अब ये सब देखो नीचे बेस में सेम है तो नीचे तो आ गया 3, ऊपर कितना आएगा 3 तो 5 और 1 6, यानी कि ऊपर आ गया 6। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 आएगा, यानी कि जो C है वो 2 टाइम्स आ रहा है किसके, के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D और 2। देखो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू क्या है, C नॉट। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि C इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 टाइम्स C नोट के। हमें क्या चाहिए, C अपॉन C नोट। तो इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, C अपॉन C नोट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। और देखो हमने क्या करा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू C नोट लिखी है, तो K अभी भी यहाँ पर रहेगा, K रहेगा। तो इसका मतलब जो नया कैपेसिटेंस है वो 2K टाइम्स C नोट के बराबर होगा। हमें चाहिए C अपॉन C नोट की वैल्यू जो कि 2K हो जाएगी। तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 49, हमारे पास 3 सेल हैं E1 E2 E3। E1 की वैल्यू है 3E और E2 की वैल्यू है E, और जो E3 है वो E के बराबर है। और इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका है R/4, इसका R/2 और इसका R/3। आपको बताना है कि इनका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन क्या होगा पॉइंट A और C के बीच में। एक्चुअली बाहर थोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है नॉइज़ की। अब कंटिन्यू करते हैं। तो ये दो, पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि जब भी मान लीजिए 2 सेल इस तरह से कनेक्टेड है पैरेलल में, तो इनका जो ई इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। तो पहले हम इन दोनों का, ये जो E1 है और E2 है, पहले हम इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे और फिर ये इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा, यानी कि इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। इन दोनों का लेट इक्विवेलेंट आ रहा है EQ, ठीक है, ये हमारा फाइनल नहीं होगा। और इसके बाद ये जो E3 है इस तरह से कनेक्टेड है, E3। तो पहले हम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं इन दोनों का, और फिर ई इक्विवेलेंट और E3 जो आएगा वो हमारा नेट फाइनल EMF होगा। तो इसको मैं इक्विवेलेंट फर्स्ट 1 2 लिख देता हूँ, या इक्विवेलेंट 1 2 का इक्विवेलेंट है, ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रखना। तो हमारे पास अभी क्या है कि ये 2 सेल हैं जिसका एक का EMF है 3E और एक का है E, और इनका इंटरनेशंस कितना है, इसका R/4 और इसका है R/2। तो पहले हम सिर्फ इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 1 और 2 का। ये 1 है और ये 2 है। अब यहाँ पर देखो, तो E1 कितना है, E1 है 3, E इंटू में R2 कितना है, वो है R/4, सॉरी R/2 प्लस E2 है हमारे पास E, और R1 कितना है, R1 है हमारे पास R/4, और डिवाइड में तो दोनों का एडिशन ही आएगा, यानी कि R/4 प्लस के R/2। अब देखो ऊपर से मैं इस तरह से लिख रहा हूँ 3, मतलब E R को कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा ये हमारे पास 3/2 प्लस में 1/4, और यहाँ से भी आप R कॉमन ले लो तो 1/4 प्लस के 1/2। हाँ, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको काटते हैं, यहाँ पर आएगा E। अब 3/2 प्लस 1/4 और डिवाइड में 1/4 प्लस 1/2। तो एक काम करते हैं, देखो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2 और मल्टीप्लाई 2 कर दो। इसको क्या फ़ायदा होगा, नीचे बेस सेम हो गया, तो नीचे बेस कितना आएगा यहाँ पर 4, और ऊपर डायरेक्टली 2 इंटू 3 यानी कि 6, और प्लस ऐसे एक चीज़ हो रही है यहाँ पर देखें, ये E1 R2 प्लस E2 R1 अपन R1 प्लस R2 तब आता है जब पॉजिटिव का पॉजिटिव से कनेक्टेड हो। यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए, जैसे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो हम नीचे वाले सेल को माइनस कंसिडर करेंगे, माइनस लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बस प्लस की जगह माइनस, यहाँ पर भी माइनस आएगा, बाकी नीचे वही रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस में तो हम डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, दोबारा बता देता हूँ मैं, जैसे प्लस और प्लस होता है तब तो यहाँ पर प्लस आता है, लेकिन इस प्लस का इसके माइनस से यहाँ पर दिया हुआ ये माइनस है, और ये माइनस ये प्लस है, तो हम नीचे वाले को क्या कंसिडर कर रहे हैं, माइनस का। अब वैल्यू निकालते हैं इक्विवेलेंट, जो कि 1 और 2 का हम निकाल रहे थे, 1 और 2 के लिए। तो देखो यहाँ पर 2 3 6 में से एक जाएगा 5, तो 5/4 आ गया यहाँ पर, डिवाइड में ये इनका जो एलसीएम आएगा
यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 बनेगा यहाँ पर, तो 2 और 1 3, यानी कि 3/4 यहाँ से आएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा ए इक्वल टू, मतलब ए इक्वलेंट 1 और 2 का हमने निकाला है 5/3। ठीक है, तो यानी कि इतने जो पोर्शन है ना हमारा, उसका हमारे पास ए इक्वलेंट आ चुका है जो कि 5/3 है। यानी कि इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं 5/3 ई। अब आप इसको ऐसे ध्यान रखो, जैसे बैटरी का पहला टर्मिनल है और ये नेगेटिव, मान लो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा नेट, मैं बता रहा हूँ, वो होगा ई इक्विवेलेंट जो 1 और 2 का भी हमने निकाला, और ये हो प्लस, और देखो इसके बाद बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, तो यहाँ पर हम लेंगे माइनस, और जो E3 की वैल्यू होगी, अब देखो ई इक्विवेलेंट अभी हमने निकाला 1 और 2 का 5/3 ई माइनस ई, तो ये होगा 5E माइनस 3E अपॉन में ई 3, तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 ऑफ E, तो ये आएगा आपका EMF इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमारा सही होगा ऑप्शन 3। लेकिन फिर से बता देता हूँ, गलती होने के चांसेस यहीं पर है कि आपको इस, देखो जल्दबाजी होती है कंपटीशन में, तो एक बार ये जरूर ध्यान दे ले कि बैटरी के टर्मिनल किस तरह से अटैच है। तो यहाँ पर पॉजिटिव का नेगेटिव से कनेक्टेड था, इसलिए मैंने माइनस लिया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पर बेस्ड होता है। देखो बैटरी से हमें क्या मिलती है, बैटरी से मिलती है हमें एनर्जी। ठीक है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, और अगर केसीएल पूछते हैं किरचॉफ करंट लॉ, तो वो डिपेंड करता है, वो बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर। क्वेश्चन नंबर 51, आपको बताने कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है जो कि रेसिस्टिविटी बताए टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कॉपर वायर का। तो कॉपर यानी कि एक मेटल, और मेटल में अगर आप, मैं लिख देता हूँ इसको, कंडक्टर या मेटल एक ही बात है, कंडक्टर या मेटल में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो जो रेजिस्टेंस होगा और जो रेसिस्टिविटी होगी वो टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज करती है कंडक्टर में। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर, तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू और रेसिस्टिविटी की वैल्यू कम होती है। तो ये ध्यान रखें, बहुत क्वेश्चन में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी बढ़नी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप एनसीईआरटी बुक देखो चैप्टर 3, तो उसमें कॉपर के लिए, नाइक्रोम के लिए और सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ दिया हुआ है। तो ये जो पहला ग्राफ है ये नाइक्रोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एलॉय को। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये कॉपर को रिप्रेजेंट करता है, कॉपर के मतलब रेसिस्टिविटी के लिए, और ये जो ग्राफ है ये सेमीकंडक्टर मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिलहाल तो हमें कॉपर के लिए पूछा, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन 3 ही होगा, लेकिन बाकी का आप ध्यान रखें, नाइक्रोम का डायरेक्टली इंक्रीज कर रहा है, कॉपर का इस तरह से होगा, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी कम हो जाएगी, और इसका मतलब है कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर ही नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं, लेकिन इसको इससे करने से पहले आप एक चीज़ सुनो। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसको फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3, जितने भी डायरेक्टली ऐड करते हैं। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है 1/R1 + 1/R2, जितने भी रेजिस्टेंस है उसको इस तरह से रेसिप्रोकली ऐड करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस आपके पास हैं, R1, तब इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में वो R1R2 अपॉन में R1 + R2 आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, R1 और R2, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इस तरह से आप निकाल सकते हो। एक और कंडीशन बताता हूँ, मान लीजिए कि जो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, अगर ये इक्वल हो जाए तो क्या होगा इक्विवेलेंट, तो उस टाइम पर आप ये देखो R × R अपॉन में 2R हो जाएगा, R से R कैंसिल। तो जब दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, 2 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो किसी एक का हाफ आएगा, R/2। जैसे मान लो अगर आपके पास 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 3 और 3 ओम के, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 3/2 आएगा। मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट है, मतलब निकले आप ऐसे निकालो 1/3 + 1/3, तो डायरेक्टली ध्यान रखो जब भी 2 इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कितना आएगा पैरेलल में, उसका आधा। अब स्टार्ट करते हैं, एक और कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। देखो अगर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो उनमें जो करंट होगा वो सेम होगा।
अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो उनमें करंट सेम होगा, और अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो करंट की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। और सीरीज में करंट सेम होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो डिफरेंट रहेगा, और पैरेलल में दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो करंट तो डिफरेंट रहेगा लेकिन वोल्टेज सेम रहेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर आप देखो, मान लो यहाँ से कोई करंट गया तो उसके पास कोई रास्ता नहीं है दूसरा सिवाय यहाँ जाने के, तो दोनों में ही सेम करंट फ्लो करेगा, 2 में और 1 में। तो 1 और 2 आपको किस में पता चल रहा है? सीरीज में। तो 1 और 2 का सीरीज कितना आ जाए, मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। तो 1 और 2 का सीरीज आएगा 3। ठीक है, अब जो 3 आएगा, अब आप इसको भूल जाओ कि यहाँ पर 2 कनेक्टेड है, यहाँ पर 1 कनेक्टेड है। आप अब इसको ऐसे सोचो, यहाँ पर 3 ओम कनेक्टेड है। ठीक है, अब 3 ओम कनेक्टेड है तो आप ये देखो, ये 3 ओम, मान लो यहाँ से करंट गया तो कुछ करंट यहाँ जाएगा और कुछ यहाँ पर। अब 3 ओम और 3 ओम दोनों में अलग अलग करंट जा रहा है, तो मतलब ये 3 ओम और ये 3 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 3 ओम का और 3 ओम का, वो कितना आ जाएगा? 1.5। ठीक है, तो अब आप इसको भूल जाओ, तो यहाँ पर इसको भी भूलो, तो अब इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1.5। अब ये 1.5, अब यहाँ पर देखो ये तो हट ही गया पूरा, ये 1.5 और ये यहाँ से जा रहा है, तो अब इन दोनों में सेम करंट जाएगा, तो 1.5 और 1 किस में होंगे? दोनों सीरीज में। तो 1.5 और 1 दोनों सीरीज में जब आप कनेक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। तो अब आप इसको भूल जाओ और इसको कर दो 2.5। अब ये इस तरह से हो गया पैटर्न, इसको भूल जाओ, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, मतलब एक डायरेक्टली वायर हो गया। अब 2 और 2.5 ये दोनों किस में? पैरेलल में। आप देखो, मान लो यहाँ से करंट गया और ये पॉइंट इस तरह से कनेक्टेड है, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा ना, जैसे ये वायर डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्टेड हो। तो 2.5 और 2 किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो उनका जो इक्विवेलेंट आ जाए 2.5 इंटू में 2 अपॉन में 2.5 प्लस में 2 आएगा, यानी कि 5 अपॉन में 4.5, जो कि 1.11 आएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत फास्ट करवा दिया, अब स्टेप वाइज करवाता हूँ मैं इसको। देखो स्टेप वाइज अब करते हैं। ये तो आपको डायरेक्टली दिख भी रहा है कि 1 और 2 दोनों किस में? सीरीज में। तो इन दोनों का कितना आ जाएगा? रेजिस्टेंस बिटवीन AC, वो आएगा AC मतलब ADC, तो आएगा 2 + 1 यानी कि 3। अब हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से बचा हुआ है, ये 3 है, ये 1 है और यहाँ पर ये 2 ओम कनेक्टेड है, ये पॉइंट B, ये C और ये A। अभी हमने फाइंड करा A और C के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि 3 आया है। अब देखो ये 3 जो भी आया है और जो AC से डायरेक्टली कनेक्टेड है 3 ओम, ये दोनों किस में? पैरेलल में, क्योंकि दोनों में करंट डिफरेंट जाएगा, तो 3 और 3 किस में आ गए? पैरेलल में। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर बताया था जैसे 3 और 3 है तो इक्विवेलेंट कितना आएगा? 3/2 यानी कि 1.5। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1.5। तो मैंने इस तरह से सर्किट बनाया, 3 और 3 का इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1.5। तो 1.5 को मैं इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट करूँगा, ये हो गया 1.5। हमें ध्यान रखना, हमें A और B के बीच का चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब ये देखो, ये 1.5 ओम और जो ये वाला 1 ओम है, ये दोनों किस में? सीरीज में, क्योंकि सेम करंट फ्लो करेगा। तो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 1.5 + 1 यानी कि 2.5। अब देखो ये 2 और ये जो 2.5 आया है, ये दोनों किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, दोनों सेम पॉइंट एंड पॉइंट से कनेक्टेड है। तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट, और जो हमारा फाइनल आएगा आंसर, वो 2.5 इंटू 2 अपॉन 2.5 + 2। ये तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1 ओम। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ए रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, किसके साथ? सीरीज में वेरिएबल पावर के साथ। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल पावर लूँगा, लेट ये जो वोल्टेज है हम चेंज कर सकते हैं। और शुरुआत में क्या कर रहे हैं? करंट को, द करंट थ्रू द रजिस्टर इज सेट टू मिनिमम वैल्यू, मतलब शुरुआत में करंट की मिनिमम वैल्यू है। अब पूछा है कि वेरिएशन ऑफ करंट किस तरह से होगा वोल्टेज थ्रू द रजिस्टर, यानी कि अगर हम वोल्टेज को चेंज करें तो जो रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा, जब हम वोल्टेज को वेरी करेंगे तो जो रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा वो वोल्टेज के साथ कैसे वेरी करेगा। मतलब कि हमें ग्राफ बनाना है V वर्सेस I का। अब देखो रेजिस्टेंस तो यहाँ पर फिक्स है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आपको याद करना होगा ओम जी को।
अब ओम नियम क्या है? ओम नियम ये कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट। यानी कि जब तक टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली करंट पर डिपेंड करेगा। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मतलब इस तरह से। तो इन सब में से स्ट्रेट लाइन ग्राफ कौन सा होगा? जो कि पॉजिटिव स्लोप के होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 54, पीस ऑफ एल्यूमिनियम एंड जर्मेनियम प्लास्ट एट रूम टेम्परेचर, और फिर इनको ठंडा किया जा रहा है, तो आपको बताना है इनका रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा। देखो एल्यूमिनियम की बात की जाए तो ये है एक मेटल और जर्मेनियम है एक सेमीकंडक्टर। अभी 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने आपको एक ग्राफ बताया था किस किसके बीच में। मेटल के लिए मतलब रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस एक ही बात होगा, टेम्परेचर। अगर आप मेटल है तो मेटल में डायरेक्टली इंक्रीज करेगा, और अगर सेमीकंडक्टर है तो वो इस तरह से ग्राफ था, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर, ये रो और टीवी आप कह सकते हैं सेम होएगा। तो ये किसके लिए? मेटल के लिए, और ये रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ है सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है। अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी क्या, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेटल के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी दोनों इंक्रीज करती है। ठीक है। ऐसी सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों डिक्रीज करती हैं। फिलहाल अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले उनको ये रूम टेम्परेचर पर रखे हुए हैं, अब उनको कूल किया जा रहा है। कूल किया जा रहा है का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं। जब टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं, टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस इनवर्सली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ठीक है, हालांकि फॉर्मूला अलग है लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जब टेम्परेचर आप कम कर रहे हो मेटल के केस में, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो भी तो कम होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें इनवर्सली डिपेंड करता है। ठीक है, हालांकि एक्सपोनेंशियल का फैक्टर आता है, बट डायरेक्टली समझने के लिए तो हम ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस का जो एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टेंस होगा वो तो डिक्रीज करेगा और जर्मेनियम का इंक्रीज करेगा। मैंने आपको बताया जब आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, कूल कर रहे हैं ना, तो मेटल के केस में, मेटल मतलब एल्यूमिनियम के केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बाद में बताएंगे कौन सा है, पहले सुनो। देखो 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल हम बात करेंगे, एक तो डायमैग्नेटिक, एक पैरोमैग्नेटिक और एक फेरोमैग्नेटिक, डीपीएफ। ठीक है। डायमैग्नेटिक वो मटेरियल होता है जिसमें कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मैग्नेटिक मटेरियल होंगे जिसमें थोड़ा बहुत मैग्नेटाइजेशन होता है। फेरो में मैग्नेटाइजेशन बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है। फिलहाल क्योंकि एग्जाम्पल पर बेस्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको इन तीनों के ही नाम लिखवा देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे डायमैग्नेटिक, जो डायमैग्नेटिक में आता है बिस्मिथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एट एसटीपी, ठीक है, H2O और NaCl, ये सब किस में आएंगे? डायमैग्नेटिक में। अब पैरा की बात कर लेते हैं। तो पैरा में आते हैं एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एट एसटीपी और कॉपर क्लोराइड CuCl2। फेरो में आते हैं आयरन, निकिल, कोबाल्ट, गोल्ड और Fe2O3 और एलनिको। फिलहाल हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक मटेरियल है। डायमैग्नेटिक मटेरियल तो आप देखो पीबी क्या होता है, पीबी होता है लेड, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लेड, यानी कि ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 56, अ करंट of 5 ampere is maintained in long straight wire. The magnitude of the magnetic field at a distance of 5 cm from the wire is म्यू नॉट की वैल्यू गिवन है। देखो अगर कोई इन्फिनाइट वायर है तो उससे किसी r डिस्टेंस पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r। ये इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। करंट हमें गिवन है 5 एम्पियर अपॉन में 2 पाई इंटू में सेपरेशन हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करो, पाई से पाई कैंसिल
और ये आ जाएगा 2, 5 से 5 हटाओ तो b इक्वल टू आएगा, देखो यहाँ पर 2 आ गया, बाकी तो पावर का खेल है। अब आप बस देख लो 2 किस में आ रहा है, तो 20 यही आएगा हमारा आंसर। बाकी चेक भी कर लेते हैं। तो 2 इंटू 10 की पावर -7 और प्लस 2, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में 10 टू द पावर -5, और इसमें काम करते हैं 10 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 2 इंटू 10 तो हो जाएगा 20। इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब देखो ये 10 की पावर 1 और ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -6 टेस्ला, यानी कि 20 माइक्रो टेस्ला। यही हमारा आंसर आएगा, 20 माइक्रो टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 57, हमारे पास एक स्क्वायर कोयल है जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को पहले तो SI यूनिट में चेंज कर लेते हैं। 5 इंटू 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करके मीटर में आ गया साइड, और इसमें टोटल जो नंबर ऑफ वाउंड्स है, टर्न्स हैं, वो हैं 40। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40। और जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट है 1 एम्पियर। सस्पेंडेड, इट इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर गिवन है 0.50, और ये वर्टिकली सस्पेंडेड है। वर्टिकली मतलब कि इस तरह से मान लेते हैं रखी हुई है, सच दैट द प्लेन ऑफ द कोयल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द कोयल। और ये बोला गया है कि जो प्लेन है कोयल का वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है फील्ड के साथ। 60 डिग्री एंगल का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड इससे 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो पहले तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर हम प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बताएंगे कितना होगा। देखो ये मान लेते हैं इस प्लेन का नॉर्मल है ऊपर की तरफ, तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन का नॉर्मल है, ये जो प्लेन है ये थीटा एंगल बना रहा है, मतलब थीटा कितना है 60 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड से इतना एंगल बना रहा है। तो अब आपको बताना है टॉर्क कितना होगा। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है m क्रॉस बी या फिर एम बी साइन थीटा। m क्या होता है, m जनरली होता है करंट इनटू एरिया, लेकिन अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो आपको उसमें n की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मेन फैक्टर होगा थीटा का, क्योंकि अगर इसको लेने में गलती कर दी तो आंसर गलत आएगा। अब थीटा कैसे लेते हैं, तो पहले आप ध्यान दो कि थीटा जो होता है वो होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रहना, एंगल थीटा होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये देखो नॉर्मल वेक्टर हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया से, मतलब जो प्लेन है, प्लेन से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। नॉर्मल वेक्टर हमेशा प्लेन के 90 डिग्री पर होता है। तो ये जो पूरा एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये 90 हो गया। तो हमें तो नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री। 90 माइनस 60 डिग्री का मतलब हो गया कि ये आएगा 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर थीटा 30 डिग्री लेंगे, ये नहीं कि जो दिया है बस वही ले लो, सोचना है पहले। अब m कितना है, n इंटू आई इंटू एरिया मैग्नेटिक फील्ड और साइन 30 डिग्री, ठीक है। टॉर्क n की वैल्यू कितनी है, सब वैल्यू पुट करेंगे बस। अब 40, करंट कितना है 1 एम्पियर, एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू में 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है अपने पास 0.50, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। बस इसी को आपको सोल्व करना है। देखो ये हो जाएगा 20 और 5 5 से 25, तो टॉर्क जो आएगा जब आप इसको सोल्व करोगे वो आएगा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 न्यूटन मीटर, यानी कि हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3। इसमें बस यही गलती होने के चांसेस होते हैं कि थीटा आपको सही लिया है कि नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर 58, 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ए एंड बी सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर कैरी करंट 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो पहले तो दो कंडक्टर ले लेते हैं। तो मान लो तो कि ये कंडक्टर ए है और ये कंडक्टर बी, इनमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और करंट की वैल्यू गिवन है। मान लेते हैं आई ए है 5 एम्पियर और ये आई बी है जो कि 10 एम्पियर है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है इट इज गिवन 20 सेंटीमीटर। तो लेट इसको मैं आर से लिख रहा हूँ, आर कितना है 20 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है द फोर्स एक्सर्टेड बाय कंडक्टर ए ऑन 10 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ कंडक्टर बी, यानी कि
कंडक्टर ए कंडक्टर बी पर कितनी फोर्स लगा रहा है ये बताना है। पहले तो मैं आपको कंसेप्ट ये बता देता हूँ, जैसे आपके पास दो वायर हैं, उनमें करंट I1 और I2 फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो उनके लिए जो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है, ध्यान देना मैंने बोला फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो वो होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई उनके बीच का जो भी सेपरेशन है 2 पाई R। और एक और चीज़, अगर मान लो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि करंट अपोजिट है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो हमारा आंसर या तो 2 होगा या 4 होगा। अट्रैक्ट तो नहीं, अट्रैक्शन यहाँ पर अट्रैक्शन तो होगा ही नहीं। अब फोर्स निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल देते। देखो फोर्स इक्वल टू, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई इंटू में R। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई R। अब ये लेंथ हम उतनी लेंगे जितने पर फोर्स लग रही हो, जितने पर फोर्स हमें निकालनी है उतनी लेंथ हम यहाँ पर लेंगे। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई इंटू में सेपरेशन इंटू में जो लेंथ आपको, जितनी लेंथ के लिए फोर्स निकालनी है। अब सब वैल्यू पुट करते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू थे 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7। करंट I1 और I2 यानी कि 5 इंटू में 10 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू सेपरेशन कितना है, सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ कितनी है जिस पर हमें फोर्स निकालनी है, तो वो है 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इससे इसको काटो। यहाँ पर देखो ये है 20, पाई से पाई हटाओ पहले, तो 0 से 0 हटा दो, 2 2 जा 4, तो 2 से 4 हटाओ, बचा यहाँ पर 5 और ये 10 और 10 की पावर माइनस 7। तो ये कितना आ जाएगा, F इक्वल टू 5 माइक्रो न्यूटन। तो 5 माइक्रो न्यूटन, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, 5 माइक्रो न्यूटन और रिपल्सिव। Question number 59. A 8 centimeter straight segment of a wire is lying along the x-axis centered at 0,0. देखो पहले एक ओरिजिन सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन है 0,0 पर, ठीक है। अब जो वायर है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ 0,8। अब 0,8 कहाँ पर पड़ेगा, जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में पहले प्लॉट कर लेता हूँ। लेट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब जो पॉइंट है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना वो 0,8 है, ये x और ये y। तो इसका मतलब यहाँ से 8 सेंटीमीटर ऊपर पर ये कोई पॉइंट P होगा, यहाँ से 8 सेंटीमीटर ऊपर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। और बोला है कि ये जो वायर है वो 0.8 सेंटीमीटर का है, तो ये हमारी होगी x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब जो वायर रखा हुआ उसको रखते हैं, तो बोला गया है कि जो वायर है उसका सेंटर यहाँ पर है ओरिजिन पर। तो हमारा जो वायर है वो कितने सेंटीमीटर का, 0.8 सेंटीमीटर। तो मैंने माना कि यहाँ पर कोई वायर रख रहे हैं हम AB, जिसकी लेंथ कितनी है 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर एग्जैक्टली। अब हमें क्या निकालना है, B पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो पहली बात तो यह है कि अगर आपके पास इन्फिनाइट वायर होता तब आप सीधा फॉर्मूला लगा लेते म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R इन्फिनाइट वायर के लिए। लेकिन पहली बात तो ये इन्फिनाइट वायर नहीं है, तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला तो अप्लाई करूँगा नहीं। और देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रेट वायर है इस तरह से, ये उसके एंड पॉइंट है, और कहीं P पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और आपको ये पता है कि इस वायर से परपेंडिकुलर सेपरेशन लेट से कोई R है, और ये जो एंड पॉइंट से मतलब P पॉइंट एंड पॉइंट से जो एंगल बना रहा है लेट से ये φ1 और ये φ2 है, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई इंटू में सेपरेशन R और साइन φ1 प्लस साइन φ2। एक्चुअली जब आप डेरिवेशन करते हो बायोट सवार्ट लॉ का इस्तेमाल करके एक फाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला होगा, और यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा क्योंकि हमारे पास जो वायर है वो फाइनाइट लेंथ का है। अब हमें φ1 φ2 कैसे निकालें, और R तो चलो हम ले लेंगे, R तो यहाँ पर गिवन है 8 सेंटीमीटर, जिसको हम 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं मीटर में। लेकिन I भी हमें गिवन है, I की वैल्यू हमारे पास 2 एम्पियर।
अभी फाइव वन फाइव टू एंगल कहाँ से होंगे, तो मैंने बोला पी पॉइंट से एंड से, पी पॉइंट से आप एंड मिलाओ, तो वही काम मैं करूँगा। ये पी पॉइंट है, तो देखो एंड मतलब यहाँ पर, तो इसको आप इस तरह से मिला दीजिए, और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो ये जो एंगल होगा ये होगा आपका साइन फाइव वन, और ऐसे आप इसको मिलाओ। एक्चुअली सिमेट्रिक वायर है, मतलब सिमेट्रिक ऐसा कि उसका मिड पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है, ये फाइव टू। ठीक है, अब आप ये देखो कि दोनों ये जो ट्राइंगल यहाँ पर होंगे पी ए और मान लो ये ओ और पी ओ बी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होंगे, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री हो गया। पी बी और पी ए दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी डिस्टेंसेस, और ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, या कह लो कि ये कॉमन साइड होगी, मतलब कॉन्ग्रेंट तो होंगे, ये बात श्योर है। इसका मतलब यहाँ पर जो फाइव वन है वही फाइव टू के भी बराबर होगा, फाइव वन बराबर होगा फाइव टू के। तो जो हमारा फॉर्मूला है इसको मैं इससे लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई इंटू में आर सेपरेशन है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू में साइन फाइव वन, 2 इंटू में साइन फाइव वन। अब साइन फाइव वन कैसे निकालें, तो देखो मैं इस ट्रायंगल को अलग से बना देता हूँ। ये ट्रायंगल P, ये ट्रायंगल पॉइंट O और ये पॉइंट A, और ये एंगल हमें मेजर करना है। साइन फाई हमारा ये है, मतलब ये एंगल फाई है, तो हमें साइन फाई चाहिए। साइन फाई क्या होता है, साइन फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। परपेंडिकुलर हो गया AO और हाइपोटेनियस हो जाएगा यहाँ पर AP। अब देखो AO तो हमें पता है क्या हो जाएगा, ये जो पूरा वायर है इसका आधा कर दो, तो AO तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि 0.4, तो ये हो गया 0.4। पीओ की वैल्यू, मतलब कि पीओ की वैल्यू हो जाएगी जो डिस्टेंस यहाँ से वायर से इस पी पॉइंट तक का है, जो कि 8 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो हमें तो एपी चाहिए, एओ तो चलो मेरे पास 0.4 है, तो उसको निकालूंगा मैं हाइपोटेनियस का यूज करके, मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो एपी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, एओ का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। तो एपी की वैल्यू आएगी रूट एओ का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। अब देखो एओ की वैल्यू कितनी है, 0.4 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो एपी को जब आप सोल्व करेंगे हमें मिलेगा, तो देखो ये आ गया 64.16। तो एपी की जो वैल्यू आएगी वो नियर अबाउट आएगी 8.0087, लेकिन मैं इसको राउंड ऑफ करके 8.0 ही लिखूंगा। साइन फाइव वन की हम वैल्यू निकालेंगे, एओ की वैल्यू कितनी है, एओ की वैल्यू 0.4 अपॉन में एपी की वैल्यू भी हमने निकाली 8 ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर दो सारी वैल्यू। म्यू नोट की वैल्यू होती है, एक्चुअली म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 की पावर माइनस 7 ओनली। तो इतना पोर्शन हमें पता है, ये म्यू नोट अपॉन 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 हो गया। करंट कितना है 2 एम्पियर अपॉन में सेपरेशन यानी कि आर जो कि 8 सेंटीमीटर है, जिसको मैं लिखूंगा मीटर में -2, और ये 2 इंटू साइन फाइव की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.4 अपॉन में 8। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको पॉइंट को हटा के पहले यहाँ पर 10 लिख लीजिए, 4 इंटू 2 8, तो इसको तो हटा दो, और ये यहाँ पे आएगा 1/4, और 1/4 कितना होता है 0.25, और बाकी जब आप पावर मैनेज करेंगे माइक्रो में आएगा हमारा आंसर 0.25 माइक्रो टेस्ला। अब डायरेक्शन कैसे निकालें, तो मैग्नीट्यूड हो गया। तो डायरेक्शन के लिए मैं यूज करूंगा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, जो कि ये कहता है कि अगर देखो हमें पी पॉइंट पर डायरेक्शन पता करनी है कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप में यहाँ पर जो करंट है वो करंट लेट इस तरफ फ्लो कर रहा है पॉजिटिव आई डायरेक्शन में, बोला है ना अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अपने राइट हैंड को इस तरह से पकड़ो कि इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो एक्स एक्सिस की तरफ फ्लो कर रहा है। तो अपने हाथ में एक वायर इमेजिन करो जिसमें करंट एक्स एक्सिस में फ्लो कर रहा है। तो आपका अगर जो थंब है वो एक्स एक्सिस में है राइट हैंड का, तो आपकी जो कर्ल फिंगर आ रही होंगी ये बाहर की तरफ आएंगी, इस तरफ, मतलब पी पॉइंट पर ये बाहर की तरफ आएंगी स्क्रीन से आउटवर्ड, यानी कि वो एक्सिस कौन सी हो जाएगी, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, के कैप। कैसे, ये मैंने एक्स एक्सिस मानी है, ये वाई एक्सिस है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी, जो फिंगर आएंगे वो आपकी बाहर की तरफ आएंगी यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, के गैप, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2.25 माइक्रो टेस्ला, और डायरेक्शन होगी के गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बता रखा है वोल्टेज है V नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाइड टू ए प्योर कैपेसिटर, मतलब एक वेरिएबल वोल्टेज हम प्योर कैपेसिटर पर अप्लाई कर रहे हैं। तो जो करंट होगा
कैपेसिटर में वो क्या होगा उसका, देखो अगर मैं कैपेसिटर प्योर कैपेसिटर की बात करूं तो प्योर कैपेसिटर में करंट लीड करता है बाय पाई बाय 2 रेडियन। मैंने एंगल बताया पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। अब पाई बाय 2 रेडियन का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो सब 1/4 साइकिल के बारे में पूछा है। साइकिल का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो यहाँ से कोई वेव स्टार्ट हो रही है तो ये इसकी 1 कंप्लीट साइकिल हो गई। अब 1 कंप्लीट साइकिल में ये जो टोटल एंगल कवर होता है फेज डिफरेंस वो होता है 2 पाई का 1 कंप्लीट साइकिल में। अब हमें तो पाई बाय 2 चाहिए, पाई मतलब ये जीरो, देखो इसको ऐसे लिख लो 0, ये हो जाएगा पाई बाय 2 और ये हो जाएगा पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये हो जाएगा 2 पाई। तो आपको पाई बाय 2 रेडियन देखना है, तो पाई बाय 2 रेडियन में कितनी साइकिल मिलेगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी 1 कंप्लीट साइकिल हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी हाफ साइकिल होगी, और 0 से पाई बाय 2 में जो साइकिल होगी वो कितनी होगी, 1/4 होगी ना कंप्लीट का। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर करंट लीड्स तो करेगा, लेकिन कितनी साइकिल पर लीड करेगा, 1/4 पे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा लीड्स द वोल्टेज बाय 1/4 ऑफ साइकिल। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो ये आपको पहले से पता होगा करंट लीड करता है पाई बाय 2 रेडियन से, लेकिन साइकिल का कैसे पता करें। तो ये पूरी 1 कंप्लीट साइकिल है, और यहाँ से यहाँ तक ये होगी आपकी 1/2 साइकिल, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा 1/4 ऑफ साइकिल। तो इसलिए हमने 1/4 ऑफ साइकिल चूज किया, क्योंकि उसी में आपका जो फेज डिफरेंस आएगा वो पाई बाय 2 रेडियन का आएगा। अच्छा, इंडक्टर का अगर पूछते हैं, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है बाय पाई बाय 2 रेडियन, और अगर प्योर रजिस्टर होता तो रजिस्टर में कोई लीड नहीं करता, फेज डिफरेंस वहाँ पर 0 होता है।